दोस्तों, अक्टूबर और नवंबर इन 2 महीनों में लगाई जाने वाली अगेती सब्जियों में सबसे अच्छा उत्पादन देने वाली और सबसे जबरदस्त मंडी भाव देने वाली और सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाली एक ऐसी फसल के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, जिसकी खेती किसान भाई अक्टूबर के आखिरी सप्ताह या फिर अगर आप नवंबर माह में इसकी खेती करते हैं तो आने वाले दिनों में काफी शानदार कमाई इस फसल को लगाकर आप कर सकते हैं। काफी जबरदस्त आपको इसके मंडी भाव मिलेंगे और काफी शानदार उत्पादन मिलेगा और इस फसल की खेती काफी आसान तरीके से आप कर सकते हैं। मतलब कोई ज्यादा झंझट भी नहीं है, इसमें आसानी से काफी जबरदस्त उत्पादन लिया जा सकता है और एक शानदार कमाई किसान भाई इस फसल को लगा के कर सकते हैं। कौन सी फसल है, कब तक इसकी बुआई आपको करनी है, लगाने का तरीका और इसके बारे में कंप्लीट जानकारियां आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए आज के इस वीडियो को लास्ट तक आपको वॉच करना है और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, अक्टूबर और नवंबर ये 2 महीने ऐसे हैं जिनमें किसान भाई रब्बी फसलों की बुआई करते हैं, परंपरागत खेती भी करते हैं जिसमें सरसों, चना, गेहूं इस तरह की जो फसलें होते हैं उनकी बुआई करते हैं। और अक्टूबर माह में जो फसलें लगाते हैं वो काफी अगेती होती हैं और उसके बाद में नवंबर माह में भी किसान भाई फसलें भी लगाते हैं और सब्जियों की खेती भी करते हैं, क्योंकि इन 2 महीनों में जो किसान भाइयों के प्लॉट होते हैं वो पूरी तरह से खाली हो जाते हैं और रब्बी में बोई जाने वाली सब्जियां भी किसान भाई इन्हीं 2 महीनों में लगाते हैं। और दोस्तों, इन्हीं 2 महीनों में किसान भाई रब्बी फसलों की बजाय अगेती सब्जियां जो होती है ना, काफी किसान भाई उनकी खेती काफी ज्यादा करते हैं, क्योंकि इस समय पे अगर आप अगेती सब्जियां लगाते हैं जिनका उत्पादन हमें फरवरी और मार्च महीने में मिलता है, यानी गर्मियों के लिए जो सब्जियां लगाई जाती हैं उनकी खेती भी इन्हीं 2 महीनों में किसान भाई करते हैं। और इस समय पे लगाई गई जो आपकी फसलें होती हैं वो काफी ज्यादा अगेती होती है और उनके जो मंडी भाव मिलते हैं किसान भाइयों को वो काफी जबरदस्त मिलते हैं। हालांकि इस समय पे बोई जाने वाली सभी सब्जियों में आपका जो खर्चा होता है किसान भाइयों का वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। ज्यादा मतलब जो क्रॉप कवर लगता है उसका खर्चा आपका जो है वो एक्स्ट्रा हो जाता है। तो जो नए किसान भाई है उनको पहली बार अगर आप सब्जियां वगैरह लगाते हैं या पहली बार कोई ऐसी फसल अगर आप अगेती सब्जियां वगैरह लगाते हैं जिनमें आपको क्रॉप कवर वगैरह लगाना पड़े, तो पहली बार अगर आप लगाते हैं तो थोड़ा आपका खर्चा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और उसके बाद में जो क्रॉप कवर होता है आपका उसका खर्चा आपका एक बार लगता है। लेकिन अगर अच्छी क्वालिटी का और कंपनी का अगर आप क्रॉप कवर या लो टनल खरीदते हैं तो लगभग 3, 4 या 5 साल तक भी वो चल जाता है अगर आप इसको संभाल के रखते हैं। तो पहली साल जो है आपका जो खर्चा होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो इस समय पे अगर किसान भाई अगेती सब्जियां लगाते हैं उनसे काफी शानदार कमाई की जा सकती है और ज्यादातर किसान भाई अगेती सब्जियां ही ज्यादा लगाते हैं, यानी कि इन्हीं 2 महीनों में सबसे ज्यादा सब्जियां लगाई जाती हैं। तो आज हम जिस फसल के बारे में आपको बताने वाले हैं वो अगेती सब्जियों में शामिल है और इसको अगर किसान भाई इस समय पे यानी कि अक्टूबर के आखिरी सप्ताह, एकदम आखिरी सप्ताह में आपको लगाना है या फिर आप पूरे नवंबर माह में भी इसको बो सकते हैं। इस समय पे आप जो है तरबूज की खेती किसान भाई करके और काफी शानदार प्रॉफिट ले सकते हैं। तरबूज की खेती किसान भाइयों मैं हर बार करता हूं और हर साल इसके अच्छे खासे मंडी भाव मिलते हैं। शुरुआत में अगर आप इसकी जो बुआई है वो अक्टूबर के पहले सप्ताह तक भी कर देते हैं या अक्टूबर के मध्य तक भी अगर आपके तरबूज की बुआई होती है तो आपका जो तरबूज है वो ऐसे सीजन में तैयार होता है जिस समय तरबूज की मार्केट वैल्यू सबसे ज्यादा देखी जाती है और उस समय इसका जो मंडी भाव होते हैं वो लगभग आप ये मानिए कि 20 रुपए से लेकर 22, 24, 25 रुपए तक आपको मिल जाते हैं। कुछ एक मंडियों में हो सकता है इसके मंडी भाव शुरुआत में ही जो 15 रुपए तक भी देखे जाते हैं, लेकिन इसका उत्पादन जो है वो इतना ज्यादा निकलता है कि किसान भाइयों को अगर 15 रुपए के एवरेज मंडी भाव मिल जाते हैं तब भी इससे अच्छी कमाई की जा सकती है। अगर आप अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं, अच्छे तरीके से तरबूज की खेती करते हैं, फर्टिगेशन शेड्यूल मतलब आपका सही है, मतलब पूरे फर्टिगेशन अगर आप कर देते हैं इसमें तो लगभग आप ये मानिए कि 400 क्विंटल तक आपका उत्पादन इससे चला जाता है 1 एकड़ में। तो अगर 15 रुपए के मंडी भाव भी इसके आपको मिल जाते हैं इतना उत्पादन मिलने के बाद में तो काफी शानदार कमाई आपकी हो सकती है। अगर किसान भाई नवंबर माह में इसकी खेती कर लेंगे तो देखिए मार्च के पहले सप्ताह में रमजान का महीना शुरू होने वाला है 2025 में और उस समय पे तरबूज की जो खर्चाई है वो काफी शानदार होती है। इसी महीने में सबसे ज्यादा मंडी भाव देखे जाते हैं। तो अगर आप नवंबर में इसकी बुआई कर देंगे
यानी कि 15 नवंबर तक भी आपकी बुआई हो जाती है तरबूज की। तो आप ये मानिए कि मार्च के मध्य तक इसका आपको उत्पादन मिल सकता है। बाकी डिपेंड करता है आपके क्लाइमेट पे। देखिए, जहां पे टेम्परेचर जल्दी बढ़ने शुरू हो जाते हैं वहां पर इसका उत्पादन आपको मार्च के पहले सप्ताह तक भी मिल सकता है और मार्च के मध्य तक भी मिल सकता है। लेकिन जहां पे ठंड लेट तक गिरती है वहां पर हो सकता है कि इसका उत्पादन आपको थोड़ा लेट भी मिले। मतलब कि महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह इस तरह के जो क्षेत्र हैं वहां पे इसका जो उत्पादन है वो हो सकता है कि आपको फरवरी के एंड में या मार्च के पहले सप्ताह तक भी मिल सकता है, अगर आप इसकी खेती या इसकी बुआई जो है आप नवंबर के मध्य तक कर देते हैं। तो अगर आपको सबसे अच्छे मंडी रेट इसके लेने हैं, यानी कि मैंने आपको बता दिया कि रमजान के महीने में इसके सबसे ज्यादा मंडी रेट देखे जाते हैं, तो अगर उस महीने में अगर आपको तरबूज सेल करना है तो 15 नवंबर तक आपके तरबूज की बुआई हो जानी चाहिए और काफी जबरदस्त आपको इसके उसके बाद में आपको मंडी भाव मिल जाएंगे। तो इस समय पे किसान भाई तरबूज की खेती कर सकते हैं बताए गए समय पे और अच्छी कमाई इसकी खेती से कर सकते हैं। अगर तरबूज से आपको अच्छा उत्पादन लेना है, मतलब जबरदस्त उत्पादन लेना है ना, तो गोबर की खाद आपको इसमें डालनी है। कुछ किसान भाई क्या करते हैं, रासायनिक खाद उर्वरक सोचते हैं कि इससे काम चल जाएगा, डीएपी, यूरिया, पोटाश वगैरह अच्छी मात्रा में डाल देंगे तो इससे हमें अच्छा उत्पादन मिल जाएगा। लेकिन जब तक अगर आप इसमें गोबर की खाद अच्छी मात्रा में नहीं डालेंगे, ऑर्गेनिक कार्बन अगर आपकी जमीन में अच्छा नहीं होगा तो भाई तरबूज की साइज नहीं बन पाएगी और अच्छा उत्पादन आपको नहीं मिल पाएगा। तो कम से कम 5 से 6 ट्राली आप सड़ी हुई गोबर की खाद 1 एकड़ में डाल दीजिए। दोस्तों, गोबर की खाद डालने के बाद में एक रोटावेटर मरवा लीजिएगा खेत में और उसके बाद में पलेवा आपको जरूर कर देना है करीब बुआई से 15 दिन पहले। पलेवा करने से आपका क्या फायदा होगा, गोबर की खाद अच्छे से और ज्यादा अच्छे से कंपोस्ट हो जाएगी और जमीन में जितने भी आपके खरपतवार पड़े हैं वो सारे बीज खत्म हो जाएंगे। ऐसा अगर आप नहीं करते हैं तो सर्दियों में बाद में जैसे टेम्परेचर बढ़ते हैं और लो टनल हटाने का जब समय आता है उस समय आपके तरबूज की फसल में खरपतवार काफी ज्यादा देखे जाते हैं और उस समय पे वो समय ऐसा है जब आपके तरबूज के प्लांट भी काफी ज्यादा फैल चुके होंगे और उस समय जो खरपतवार उगता है उस वजह से आपकी तरबूज की फसल में रोग बीमारियां आपको काफी ज्यादा परेशान कर सकती हैं और फ्रूट फ्लाई का अटैक भी आपकी तरबूज की फसल में उसी समय पे देखा जाता है। क्योंकि हर बार मैं तरबूज की अगेती खेती करता हूं तो इस तरह की समस्या जो है मैं पहले फेस कर चुका हूं, इसलिए समय पे आपको बता रहा हूं। तो पलेवा अगर कर देंगे तो जितने भी खरपतवार हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे और बाद में आपको सिर्फ एक बार निराई गुड़ाई करने से काम चल जाएगा। मतलब एक बार ही आपको जो है निराई गुड़ाई करनी पड़ेगी जब आपकी तरबूज की फसल लताएं छोड़नी शुरू करती हैं या जब टेम्परेचर मतलब हल्के हल्के बढ़ने शुरू होते हैं और जो गर्मियों वाला खरपतवार है ना वो उस समय पे ज्यादा परेशान करता है आपको। तो वो खरपतवार जैसे ही उगना शुरू हो उस समय पे सिर्फ आप एक निराई गुड़ाई कर दीजिएगा। जो बेड से बेड के बीच में जितने आप जगह रखते हैं उसमें जो जगह खाली होती है उसमें सबसे ज्यादा खरपतवार आपको परेशान करते हैं उसी में, क्योंकि बेड के ऊपर तो हम प्लास्टिक मल्च लगा देते हैं लेकिन बीच में जो खरपतवार है वो काफी ज्यादा परेशान करता है। वो कैसे होता है, या तो उस समय पे कोई बारिश वगैरह हो जाती है उस वजह से वो खरपतवार निकल आता है, या हम गर्मियां जब टेम्परेचर बढ़ते हैं तो सिंचाई काफी ज्यादा करते हैं तो बेड की नमी भी काफी दूर तक आ जाती है, उस वजह से भी बेड के चारों तरफ जो है खरपतवार काफी ज्यादा परेशान करते हैं और इसी वजह से रोग बीमारियां तो आती हैं। आपकी तरबूज की फसल में फ्रूट फ्लाई भी आपको काफी ज्यादा परेशान करेगी और फ्रूट फ्लाई की वजह से आपकी तरबूज का जो उत्पादन है वो काफी ज्यादा प्रभावित हो जाता है। यह भी आपको दिमाग में रखना है, इसलिए खरपतवार ना के बराबर होना चाहिए। तो पहला स्टेप आपको यहीं से ले लेना है कि एक पलेवा आप जरूर कर दें और फिर जो है जमीन को 7-8 या 8-10 दिन के लिए आपको जमीन को पड़े रहने देना है ताकि सर्दियों वाला जो खरपतवार है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। बाद में आपको जो है गर्मियों में निराई गुड़ाई भी नहीं, क्योंकि बाद में आपको क्रॉप कवर से उसको कवर कर देना है तो बाद में आप जो है ठीक से ना ही तो खरपतवार क्रॉप कवर के अंदर जो आप होल निकालेंगे जहां पे आप तरबूज के बीज लगाएंगे उनको भी काफी ज्यादा परेशान करेंगे, वहां से भी खरपतवार के जो बीज है वो काफी ज्यादा निकल आते हैं। जो सर्दियों वाला खरपतवार है वो काफी ज्यादा निकल आता है, फिर आपको लोटनल हटा के मतलब काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी, खरपतवार प्लांट के नजदीक से उखाड़ना पड़ेगा। तरबूज के जो प्लांट होते हैं उनकी जड़ें भी काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं अगर आप समय पे खरपतवार नहीं निकालते हैं तो इस तरह की समस्याएं आपको कम से कम देखने को मिले, इस वजह से पलेवा करना काफी ज्यादा जरूरी है। इसीलिए आपको ये जानकारी समय पे दे रहा हूं मैं। तो पलेवा कर दीजिए, उसके बाद में जमीन की अच्छे से तैयारियां करके और उसके बाद में 6-6 फीट की दूरी पे बेड बना के 1-1 फीट की दूरी पे बीजों की बुआई करनी है। जिस दिन तरबूज के बीजों की आप बुआई कर रहे हैं उसी समय पर जो है क्रॉप कवर लगा के बीजों को कवर कर देना है। शेड्यूल बनाइए, उसके बाद में आपको समय समय पे सिंचाई करते रहना है। बाकी का वीडियो मतलब जो वीडियो बनाना है हमें तरबूज की खेती पूरी जानकारियों के साथ, कौन सी वैरायटियों का सिलेक्शन करना है उस समय पे, वैरायटियां भी काफी ज्यादा मायने रखते हैं, उन वैरायटियों के बारे में भी मतलब अलग से हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरी जानकारी तरबूज की खेती के बारे में आपको मिल जाएगी। लगाने से करीब 15 दिन पहले आपको ये वीडियो मिल
मिल जाएगा आने वाले दिनों में। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।